अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोमैकेनिक्स ऑफ नी जॉइंट। जिस तरह हमने बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप जॉइंट पढ़ लिया था, इस तरह अब हम बायोमैकेनिक्स ऑफ नी जॉइंट पढ़ेंगे। जो हमारे पास बायोमैकेनिक्स ऑफ नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट जो है वो हमारे पास एक वेट बेयरिंग जॉइंट है। वेट बेयरिंग का क्या मतलब है? जब हम अपराइट पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारे पास जो बॉडी वेट आता है, तो पहले हिप जॉइंट पे आता था। जो हमारे पास हिप जॉइंट पे वेट वेट आता था किस चीज़ का? हमारा जो स्केलेटन था, एक्सियल स्केलेटन का जो वेट था, वो हमारे पास हिप जॉइंट पे आता था। और उसके बाद हमारे पास किस चीज़ पे आता है? नी जॉइंट पे आता है। तो नी जॉइंट भी हमारे पास एक वेट बेयरिंग जॉइंट है। इसके बाद जब हम नी जॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये मैंने एक आउटलाइन ओवरव्यू दिया है कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। जो हमारे पास नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट को हम नी जॉइंट कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हम क्यों इसको नी जॉइंट कम्प्लेक्स बोलते हैं? क्योंकि ये फर्दर हमारे पास और जॉइंट्स पे कॉन्सिस्ट है। जैसे इसमें हमारे पास है टिबियोफेबुलर जॉइंट। टिबियोफेबुलर जॉइंट क्या चीज़ है? इसमें दूसरा है, क्या है हमारे पास? पेटोलोफीमोरल जॉइंट। अब पेटोलोफीमोरल और टिबियोफीमोरल कंबाइनली हमारे पास जो नी जॉइंट बनाते हैं, जिसको हम नी जॉइंट कम्प्लेक्स बोलते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है और इसका हमारे पास रोल क्या है और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? इसके बाद है हमारे पास कैप्सूल। कैप्सूल हमारे पास क्या चीज़ है? जिस तरह हमने हिप जॉइंट में पढ़ा था कि कैप्सूल हमारे पास किस चीज़ से बनी होती है, और ये हमारे पास जो आर्टिकुलर बोन्स होते हैं उसमें क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके बाद का हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स है वो मैंने जब पहले बताया था कि ये हमारे पास एक स्टैटिक स्टेबलाइज़र है, जो हमारे पास क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बोन्स को इन कॉन्टैक्ट में रखता है। तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ लिगामेंट्स है यहाँ पे। एक है हमारे पास इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट और दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। अब इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट फर्दर लिगामेंट्स पे कॉन्सिस्ट है कि इनमें से हमारे पास कौन कौन से लिगामेंट्स आते हैं। क्योंकि नी जॉइंट हमारे पास एक कम्प्लेक्स जॉइंट है, तो इसमें अ लॉट ऑफ लिगामेंट्स होंगे, न्यूमरस लिगामेंट्स होंगे। पोस्टीरियर साइड पर भी लिगामेंट्स होंगे, एंटीरियर साइड पर भी होंगे, लेटरल साइड पर भी होंगे, मीडियल साइड पर भी होंगे। तो ये हमारे पास कंबाइनली लिगामेंट्स में आते हैं, लेकिन फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इंट्राकैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सूलर में। इसके बाद हमारे पास दूसरा शेप होता है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। ये मेनिस्कस हमारे पास कहाँ होता है? इसके नंबर कितने, हमारे पास कितने नंबर्स में होता है? और फिर अगर हमारे पास इसकी इंजरी हो जाए तो फिर इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है और इसका स्ट्रक्चर किस किस तरह होता है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है? बरसा है कि बरसा हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो बरसा जो है वो हमारे पास कहाँ पे होती है? वो हमारे पास नियर टू जॉइंट्स होती है। और ये हमारे पास क्या है? फ्लूइड फिल्ड सेक। फ्लूइड फिल्ड सेक्स है और जिसका काम है फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। अब हमारे पास नी जॉइंट में तो बरसा है, लेकिन इसके टाइप्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पे होती है? सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है? दूसरा ब्लड सप्लाई है कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है नी जॉइंट को वो कहाँ से आती है, कौन कौन सी आर्टरी से जो नी जॉइंट को सप्लाई करती है। इसके बाद क्या है? नर्व्स है कि कौन कौन से नर्व्स है जो आकर हमारी नी जॉइंट को सप्लाई करती है। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है? नी लॉकिंग। नी लॉकिंग एक कंडीशन है कि हमारे पास नी लॉकिंग किस वजह से होती है और नी लॉकिंग में हमारे नी की पोजीशन या पोस्चर किस तरह से होती है। सही है। इसके बाद हमारे पास मसल्स है कि हमारे पास नी में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है। मूवमेंट्स है कि कौन कौन सी मूवमेंट्स हमारे पास नी जॉइंट पे अप्लाई होती है, कौन कौन सी मूवमेंट्स अकर होती है। फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, कौन कौन सी मूवमेंट्स है। कॉमन इंजरीज है कि हमारे पास कौन कौन सी इंजरीज आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है लोड ऑन नी। लोड ऑन नी जॉइंट कि हमारे जो नी जॉइंट है इसमें लोड आता है तो कहाँ पे अप्लाई होता है? मीडियल साइड पे ज़्यादा होता है या लेटरल साइड पे ज़्यादा होता है? लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर हमारे पास ये दोनों बोन्स के बेस में होती है कि हमारे पास टिबियोफीमोरल जॉइंट जो है
अगर हम खड़े अपराइट पोजीशन में रहे, स्टैंडिंग पोजीशन में, तो हमारे पास टिबियो फीमोरल जॉइंट में मीडियल साइड पे ज़्यादा लोड आएगा या लेटरल साइड पे आएगा। इसी तरह हमारे पास अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहे तो हमारे पास पेटोलोफीमोरल जॉइंट जो है इसकी मीडियल साइड पे ज़्यादा प्रेशर लोड आएगा, फोर्स आएगा, या इसकी लेटरल साइड पे आएगा या मीडियल साइड पे आएगा। और दूसरा जो हमारे पास मेनिस्कस है, इसका लोड में क्या रोल है। अगर हमारे पास नी पे लोड आ रहा है तो आया ओनली टिबियोफीमोरल पेटोलोफीमोरल जॉइंट्स पे आएंगे या मेनिस्कस का भी इसमें कुछ रोल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हम इसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब हमारे पास है नी जॉइंट में सबसे पहला जो है वो है हमारे पास टिबियोफीमोरल जॉइंट। टिबियो फीमोरल जॉइंट, जो हमारे पास टिबियोफीमोरल जॉइंट है, ये हमारे पास एक साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट कौन सा जॉइंट है? ये हमारे पास जॉइंट का एक टाइप है जिसमें ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स अकर होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगी साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी होगी, साथ में साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा, साइनोवियल क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा, जो इसके इर्द गिर्द होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमारे पास होगी साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड का वर्क क्या है, ये हमारे पास फ्रैक्शन रिड्यूस करता है एंड वर्क इज ए लुब्रिकेशन करता है। वर्क, ये मैं साथ में लिख लेती हूँ, वर्क इज ए लुब्रिकेशन। सही है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास टिबियो फीमोरल जॉइंट है, एक साइनोवियल जॉइंट है, इसमें साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है। इसके बाद ये है कि साइनोवियल फ्लूइड का काम ये है कि हमारे पास लुब्रिकेशन का काम करते हैं। लेकिन साइनोवियल जॉइंट जो है, ये तो साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन कौन सा साइनोवियल जॉइंट है, तो ये मैं साथ में लिख लेती हूँ कि ये हमारे पास एक हिंज टाइप साइनोवियल जॉइंट है। सही है, हिंज टाइप साइनोवियल जॉइंट है। इसके बाद इसकी आर्टिकुलेशन कि ये कौन कौन से जो बॉन्ड्स है उसकी आर्टिकुलेशन से बना है, कम्बिनेशन है, मतलब आर्टिकुलेशन अब पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से बॉन्ड कंबाइन हो के हमारे पास टिबियोफीमोरल जॉइंट बनाते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टल फीमर है, डिस्टल फीमर के दोनों कॉन्डाइल्स, बाय कॉन्डाइलर जॉइंट है हमारे पास। जो टिबियोफीमोरल जॉइंट है ना, ये बाय कॉन्डाइलर जॉइंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो लेटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल, ये डिस्टल फीमर की मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल प्लस हमारे पास जो है वो टिबियल कॉन्डाइल, जो टिबियल की कॉन्डाइलर सरफेस या रीजन, इन के बीच में हमारे पास जो जॉइंट बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिबियोफीमोरल जॉइंट। जो हमारे पास टिबियोफीमोरल जॉइंट है, ये एक साइनोवियल हिंज टाइप जॉइंट है, और ये हमारे पास बनता है किस चीज़ में, फीमर के बीच में बनता है एंड हमारे पास टिबिया के बीच में बनता है। अब ये अगर हम ले लें कि ये हमारे पास क्या है, फीमर बोन है, ये हमारे पास है फीमर बोन। सही है, ये इसके हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल है, ये इसके लेटरल कॉन्डाइल है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टिबिया बोन है ये हमारे पास। सही है, ये टिबिया बोन जो है, टिबिया बोन के साथ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेबुला बोन है, और फेबुला के साथ, और ये हमारे पास टिबिया और फेबुला के, टिबिया एंड फीमर के ऊपर एक दूसरा बोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटेला बोन। तो हमारे पास ये टिबिया एंड फेबुला, अगर हम ये टिबिया को पेटेला को फिलहाल हटा ले,
क्योंकि हम ये जॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, टिबियो फीमोरल जॉइंट, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होगा? हमारा ज़्यादा फोकस फीमर एंड टिबिया पे होगा। तो हमारे पास ये टिबिया और फीमर के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको हम टिबियो फीमोरल जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास दोनों कॉन्डाइल है। तो ये हमारे पास है फीमर बोन, ये हमारे पास है फेबुला, ये हमारे पास है टिबिया। टिबिया जो है वो हमारे पास एक मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। ये हमारे पास कौन से साइड पे है? मीडियल साइड पे। और जो फेबुला है वो हमारे पास लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो टिबियो फीमोरल जॉइंट है, ये इसकी आर्टिकुलेशन है डिस्टल फीमर में और प्रोक्सिमल टिबिया पे है। सही है, ये हमारे पास एक साइनोवियल हिंज टाइप जॉइंट है। तो ये हमने सबसे पहले जॉइंट कॉम्प्लेक्स में, नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स में पहला वाला पढ़ा टिबियो फीमोरल जॉइंट। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास पेटोलोफीमोरल जॉइंट। पेटोलोफीमोरल जॉइंट जो है वो भी एक साइनोवियल टाइप जॉइंट है हमारे पास, और इसका भी वर्क यही है कि ये हमारे पास क्या करता है, मूवमेंट्स, जो नी जॉइंट में जितनी मूवमेंट्स परफॉर्म होते हैं ना, तो वो उसमें काम करते हैं। दूसरा हमारे पास है पेटोलोफीमोरल जॉइंट, कि पेटोलोफीमोरल जॉइंट किस किस चीज़ की कम्बिनेशन आर्टिकुलेशन से बना है। तो दूसरा है पेटोलोफीमोरल जॉइंट। जो पेटोलोफीमोरल जॉइंट है ये हमारे पास एक प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। प्लेन साइनोवियल जॉइंट है, इसको हम डाई आर्थ्रोइडल जॉइंट भी बोलते हैं। अब डाई आर्थ्रोइडल जॉइंट का क्या मतलब है? जो हमारे पास जॉइंट्स के टाइप है, जॉइंट को हमने मूवमेंट के बेस पे अगर हम जॉइंट की क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन of joints on the base of movements। तो अगर हम मूवमेंट के बेस पे जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन करें तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है सिन आर्थ्रोसिस, दूसरा हमारे पास है एमपी आर्थ्रोसिस, और हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है वो है डाई आर्थ्रोसिस। अब इन के नाम का तो हमें पता चला कि हमारे पास ये वाला है जॉइंट मूवमेंट की क्लासिफिकेशन पे, लेकिन अब हमें पता किस तरह चलेगा कि हमारे पास सिन आर्थ्रोसिस है तो इसमें मतलब मूवमेंट्स किस तरह होंगे, मूवमेंट अगर होंगे कि नहीं होंगे, एमपी है तो मूवमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, या डाई है तो मूवमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो हमारे पास जो सिन आर्थ्रोसिस है ये हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स है। ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सही है। जो इमूवेबल, जिसमें मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं होती, जैसे सूचर्स हो गया स्कल में, तो हमारे पास जो इमूवेबल जॉइंट्स है तो वो हमारे पास सिन आर्थ्रोसिस है। एमपी आर्थ्रोसिस जो है वो हमारे पास जिसमें पार्शियल मूवमेंट्स होती है, फुल मूवमेंट्स नहीं होते लेकिन पार्शियली वो मोबाइल होते हैं, तो उसको हम एमपी आर्थ्रोसिस। और जो फ्रीली मोबाइल होते हैं, जिसमें ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स अकर होती है, तो वो हमारे पास डाई आर्थ्रोसिस में आता है। सही है, डाई आर्थ्रोसिस जॉइंट है। अब हमारे पास जो टिबियोफीमोरल जॉइंट है वो हमारे पास है डाई आर्थ्रोसिस जॉइंट, और ये एक साइनोवियल जॉइंट है। सही है। अब इसके हम अगर आर्टिकुलेशन की बात करें कि हमारे पास तो ये एक प्लेन साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन इसकी आर्टिकुलेशन किस किस के बीच में होती है? जो हमारे पास इसकी आर्टिकुलेशन है तो नाम से इसके ज़ाहिर है पेटोलोफीमोरल, तो पेटला और फीमर के दरमियान इसकी आर्टिकुलेशन है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सबसे पहले
आर्टिकुलेशन। तो इसकी आर्टिकुलेशन है बिटवीन पेटला की पोस्टीरियर सरफेस और एंड फीमर के कौन से सरफेस पे? पेटेलर सरफेस ऑफ फीमर, इन के बीच इसकी आर्टिकुलेशन है। सही है। जो हमारे पास पेटेला है उसकी पोस्टीरियर सरफेस, ये हमारे पास पेटेला है, फॉर एग्जांपल ये पेटेला है, ये पेटेला हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप बोन है इस तरह, और ये लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन ऑफ बॉडी है। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट बोन है। तो इसके फॉर एग्जांपल एंटीरियर एक्सपेक्ट है, एंटीरियर साइड है, तो ये इस तरह लगी हुई है, तो ये पोस्टीरियर साइड नहीं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फीमर बोन है। फीमर बोन का ये डिस्टल पार्ट है, और ये डिस्टली क्या है? ये डिस्टली फीमर का पेटेलर सरफेस है। क्योंकि पेटेलर सरफेस इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इस पे पेटेला अटैच होगी। तो ये एंटीरियर साइड है पेटेला का, और ये पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेटेला अटैच होगी पेटेलर सरफेस ऑफ फीमर पे। तो ये इसकी आर्टिकुलेशन है बिटवीन फीमर एंड बिटवीन पेटेला। सही है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने तो ये पढ़ लिया कि पेटेलोफीमोरल जॉइंट है और नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज के। हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या चीज़ है? आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है अराउंड आर्टिकुलर सरफेस। यहाँ पे जब हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस क्या है, यहाँ पे कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर है और यहाँ पे पेटेला की कॉन्डाइल्स है। तो इन दोनों के बीच में ये इस तरह से अराउंड इसके प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है अराउंड आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होता है, और ये क्या काम करता है? ये हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट्स में हेल्प करता है। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है? कैप्सूल है। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास नी जॉइंट में कैप्सूल है। तो कैप्सूल जो हमारे पास नी जॉइंट में है वो हमारे पास इसके हमने ये कहा कि हमारे पास ये थिन और थिक होता है। जो ये हमारे पास थिन होता है, तो ये हमारे पास थिन जो है वो एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली हमारे पास जो कैप्सूल है वो थिन होती है, लेकिन हमारे पास जो लेटरली कैप्सूल होती है वो थिक होती है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास लेटरली क्यों थिक होती है? क्योंकि लेटरली इसकी कोलैटरल लिगामेंट्स है। जो कोलैटरल लिगामेंट्स नहीं है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या लेटरल कोलैटरल लिगामेंट्स, ये उन लिगामेंट्स की वजह से हमारे पास क्या होती है? थिक होती है। तो कैप्सूल जो है वो भी हमारे पास अराउंड आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या है कि ये मूवमेंट्स की लिमिटेशन भी करते हैं। और जो हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होती है और जो कार्टिलेज के मूवमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं, और जो साइनोवियल फ्लूइड होती है तो उसकी लीकेज ना हो जाए, तो अराउंड उसके हमारे पास कैप्सूल होती है। और ये कैप्सूल जो है वो हमारे पास थिन होती है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, और थिक होती है कौन सी साइड पे? लेटरली। रीज़न उसका क्या है कि वहाँ पे हमारे पास लेटरली हमारे पास क्या है? कोलैटरल लिगामेंट्स है। सही है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कैप्सूल है, कैप्सूल के अलावा हमारे पास क्या है? मेनिस्कस है। कि मेनिस्कस अब क्या चीज़ है? जो हमारे पास मेनिस्कस है वो हमारे पास कार्टिलेज है।
मेनिस्कस। मेनिस्कस हमारे पास एक सी शेप्ड कार्टिलिजीनियस डिस्क होते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हमारे पास ये शॉक ऑब्जर्वर होते हैं। और दूसरा इसका काम क्या है? इसका ये काम है कि हमारे पास जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो हमारे पास, मैंने कहा था कि नी जॉइंट हमारे पास क्या है? वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो हमारे पास जो वेट है, वेट की डिस्ट्रीब्यूशन भी यही करती है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? मेनिस्कस करता है। जो हमारे पास 45% ऑफ वेट आता है, फुल बॉडी का जो 45% वेट होता है, वो हमारे पास यही मेनिस्कस की वजह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और ये 45% वेट ये अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे पास जो लोअर लिम्ब होते हैं और डिस्टल जो लिम्ब्स होते हैं, एंकल जॉइंट, और इस पे ये वेट कम आता है। सही है। अब हमारे पास कितने मेनिस्कस होते हैं? हमारे पास तकरीबन मतलब हमारे पास 2 नी जॉइंट है ना, दोनों लिम्ब्स में। तो एक लिम्ब में हमारे पास 2 मेनिस्कस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? टिबिया है। और ये टिबिया पे एक सी शेप्ड मेनिस्कस है और ये दूसरा सी शेप्ड मेनिस्कस है। फंक्शन क्या करता है? वर्क एज ए शॉक ऑब्जर्वर। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सही है। हमारे पास जो 45% वेट आते हैं वो हमारे पास ये मेनिस्कस क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास मेनिस्कस है, सी शेप कार्टिलिजीनियस डिस्क है, शॉक ऑब्जर्वर है। लेकिन हमारे पास अगर इसकी टेयर आ जाए तो वो किस तरह होगी? सही है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मेनिस्कस की टेयर आ जाए तो उसके टेयर होने की रीजंस है हमारे पास। वो रीजंस क्या है? अगर हम सडनली सडनली स्टॉप हो जाए तो वो उस तरह से वेट को मतलब क्या नहीं करेगा? अब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये तो हम कहते हैं कि शॉक ऑब्जर्वर है। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी सडनली हो जाए तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो मेनिस्कस है उसकी टेयर होगी। और उसकी टेयर की डिफरेंट टाइप से, सॉरी, उसके जो हम मेनिस्कस की टेयर है ना, उसके डिफरेंट टाइप है। ये सी शेप जो मेनिस्कस है, ये किस किस डायरेक्शन में हमारे पास इसकी टेयर हो सकती है। तो हम ये पढ़ेंगे। और जब इसकी टेयर होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा? फिर वो इस तरह से जो हमारे पास वेट अब्जॉर्प्शन था और एक्ट एज ए क्वेश्चन करता था और शॉक ऑब्जर्वर था, तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर हमारे पास जो नॉर्मल मेनिस्कस है वो इस तरह से है, सी शेप्ड है ना, तो इस तरह से है। तो ये हमारे पास हेल्दी मेनिस्कस है। अब अगर इसमें हमारे पास टेयर आ जाए, अब ये वाला मेनिस्कस है हमारे पास, अगर इसमें हमारे पास टेयर यहाँ पे आ जाए, कुछ इस तरह से टेयर आ जाए, तो ये इस वाले टेयर को हम किस नाम से पहचानेंगे? हमारे पास है रेडियल मेनिस्कस टेयर। रेडियल टेयर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रेडियल टेयर है क्योंकि ये इस तरह से इसमें कर्व टाइप आया है, टेयर आया है। इसके बाद अगर हमारे पास ये मेनिस्कस है और इसमें यहाँ पे टेयर आ जाए तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल टेयर बोलते हैं। इसके अलावा इसकी हमारे पास स्प्लिट टेयर है, कॉम्प्लेक्स टेयर है जिसको हम डिजेनरेटिव टेयर बोलते हैं, या बल्क हैंडल टेयर है, और हॉरिजॉन्टल टेयर है। एक हमारे पास ये वाला जो था ये हेल्दी मेनिस्कस है, ये रेडियल टेयर है, ये लॉन्गिट्यूडनल टेयर है।
इसके बाद हमारे पास कौन से रह गए? इसके बाद हमारे पास 4 और रह गए हैं। ये मेनिस्कस है हमारे पास दूसरा सी शेप्ड। अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी टेयर हो गई कुछ इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको लेफ्ट टेयर बोलते हैं। ये दूसरा टाइप ऑफ टेयर है मेनिस्कस का। इसके बाद अगर हमारे पास ये मेनिस्कस है ना, और ये इसमें बहुत ज़्यादा टेयर आ गए, तो बहुत ज़्यादा इसको हम कॉम्प्लेक्स टेयर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स टेयर, या हम कहते हैं कि डी जेनरेटिव मेनिस्कस, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इसमें टेयर आ गई है, बहुत ज़्यादा इसकी डैमेज हुई है, तो इसलिए इसको हम डीजेनरेटिव मेनिस्कस बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास ये मेनिस्कस है और इसके यहाँ पे टेयर आ जाए, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं? हॉरिजेंटल टेयर। ये भी हमारे पास मेनिस्कस का दूसरा टाइप है, किसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल टेयर। इसके बाद एक दूसरा हमारे पास है, एक दूसरा टाइप रह गया है, ये हमारे पास मेनिस्कस है, सही है। और इसमें यहाँ पे कुछ बड़ा सा टेयर आया है, सही है, डीजेनरेशन हुई। इसको हम बकल हैंडल टेयर बोलते हैं। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट टाइप ऑफ मेनिस्कस टेयर। अगर हमारे पास मेनिस्कस टेयर कब होगी? अगर हमारे पास सडन चेंज आ गया, या सडनली हमने डायरेक्शन चेंज कर ली, या कोई हमारे पास ओवर मूवमेंट हमने अप्लाई कर लिया, तो उस टाइम पे हमारे पास जो ये मेनिस्कस है उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी? उसकी टेयर होगी। अगर या हमने क्या कर दिया, हमारे पास ये था कि हमारे पास ये 45% वेट जो था ये अब्जॉर्ब करता था। अगर हमने सारा वेट जो है 100% वेट बॉडी का फुली वेट यहाँ पे मेनिस्कस पे डाल दिया, तो ये तो इतना वेट अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी तो इतनी एफिशिएंसी नहीं है, तो इस वजह से फिर उसकी टेयर होगी। तो ये हमारे पास था मेनिस्कस टेयर। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके बाद है हमारे पास कैप्सूल भी पढ़ लिया, तो हम लिगामेंट्स के बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लिगामेंट्स है। तो लिगामेंट हमारे पास है 2 टाइप, एक्स्ट्रा कैप्सूलर एंड इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स। अब हम बात करेंगे लिगामेंट्स पे। लिगामेंट्स जो है वो हमारे पास है, मैं वही बात करूँगी कि हमारे पास स्टैटिक स्टेबलाइज़र है, क्योंकि ये दो बॉन्ड्स स्टेबलाइज़र है, क्योंकि ये दो बॉन्डों को कंबाइन जोड़ के रखता है, इन कांटेक्ट में रखता है, इन कांटेक्ट दो बॉन्डों को साथ में रखता है, जोड़े रखता है, तो इसलिए इसको हम स्टैटिक स्टेबलाइज़र बोलते हैं। अब हमारे पास 2 टाइप ऑफ लिगामेंट है, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास है इंट्राकैप्सूलर लिगामेंट, और दूसरा हमारे पास है एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट। अब हम ये बात करेंगे कि इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट में कौन कौन से आते हैं और एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट में कौन कौन से आते हैं। जो हमारे पास एंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट है, सही है, एंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट है हमारे पास, पोस्टीरियर क्रोशिएट लिगामेंट है, तो ये हमारे पास आते हैं इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स में। इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट वन जो इसमें आते हैं वो है हमारे पास
ACL। ACL क्या है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, हम इसके मतलब ग्रूस एनाटॉमी पढ़ेंगे कि ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है और इसकी जो इंसर्शन है स्टॉप कहाँ पे होता है। जो हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये हमारे पास एराइज होता है सबसे पहले। ये हमारे पास स्टार्ट होता है, रन्स फ्रॉम इंटरकॉन्डाइलर हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया से स्टार्ट होता है, टिबिया से, और इसकी फिर अटैचमेंट हमारे पास कहाँ होती है? ये हमारे पास अपवर्ड जाता है, क्योंकि ये हमारे पास हम क्या कहते हैं कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, तो ये हमारे पास स्टार्ट होता है टिबिया से और इसके जो इंसर्शन है स्टॉप कहाँ पे होगा? ये फीमर पे होगा। तो ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया से रन होता है और ये हमारे पास इंसर्ट कहाँ होते हैं, अटैच कहाँ होते हैं? लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे। लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, वो अटैच होता है। जो इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे पास रोटेशन होती है ना हमारे नी जॉइंट में, जो मूवमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं, इंटरनल रोटेशन, या हमारे पास हो गया एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये इन रोटेशन इट नी जॉइंट को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज, तो हमारे पास हेल्प क्या करता है? इन स्टेबलाइजेशन ऑफ रोटेशनल मूवमेंट एट नी जॉइंट। तो हमारे पास क्या है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारे पास एक एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है जो स्टार्ट है इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया से और इसकी अटैचमेंट कहाँ हुई है? लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे। फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन इसका ये है कि ये हमारे पास हेल्प करता है इन रोटेशनल मोशन या मूवमेंट एट नी जॉइंट, इसको स्टेबलाइज रखता है। सही है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है वो है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो हमारे पास पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, दूसरा जो हमारे पास इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है, तो इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट में हमारे पास दूसरा लिगामेंट कौन सा है? वो है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, PCL। जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो हमारे पास प्रेजेंट कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर साइड पे। पोस्टीरियर साइड पे ये प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या है? ये हमारे पास जो इसका मतलब ग्रूस एनाटॉमी है कि ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से है और इसकी अटैचमेंट कहाँ से है। तो ये हमारे पास अराइज होता है फ्रॉम द लेटरल मीडियल कॉन्डाइल पे। ये हमारे पास होता है रन्स फ्रॉम वही इंटर कॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया और यहाँ पे अब इसका जो अटैचमेंट है, जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट था, ACL, वो हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे था। ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे अटैच होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो था वो हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर एरिया से स्टार्ट होता था और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे अटैच होता था, लेकिन हमारे पास जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर रीजन से तो अराइज होता है, लेकिन अटैचमेंट उसकी मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्डाइल्स है ना, ये हमारे पास एक कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल है, और ये हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है। तो जो हमारे पास ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो यहाँ पे मीडियल कॉन्डाइल पे अटैच होगा, लेकिन पोस्टीरियर साइड पे। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो ये हमारे पास करता है प्रिवेंट करता है पोस्टीरियर
ट्रांसलेशन को, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को। पोस्टीरियर ट्रांसलेशन क्या चीज़ है? पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ये है कि ये हमारे पास जो टिबिया है और ये फीमर है, फीमर को मतलब जो टिबिया है इसको इस तरह से बाइंड रखता है कि ये हमारे पास पोस्टीरियर, ये हमारे पास फीमर है, बोन है ना, और ये टिबिया है। तो ये टिबिया को इस तरह से बाइंड रखता है कि ये पोस्टीरियर साइड पे ना जाए, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ना करे, ये इसका काम है। ये काम किसका है? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का, कि ये पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो आज हमने ये पढ़ लिया बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप जॉइंट में हमने क्या पढ़ लिया? हमने आर्टिकुलेशन पढ़े, क्योंकि हमारे पास जो नी जॉइंट है वो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। उसमें हमने टिबियो फीमोरल एंड पेटुलो फीमोरल जॉइंट पढ़ लिया। इसके बाद हमने इसमें कैप्सूल पढ़ लिए। हमने इसमें क्या पढ़ लिया? हमने पेटला बोन पढ़ लिया, पेटलो फीमोरल जॉइंट पढ़ लिया, टिबियो फीमोरल जॉइंट पढ़ लिया। इसके बाद हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ नी जॉइंट पढ़ ली, कैप्सूल पढ़ लिया कि कैप्सूल हमारे पास थिन होता है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, जबकि हमारे पास थिक होता है लेटरली, हमारे पास थिक होते हैं। और रीज़न उसका क्या था? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या थे? हमारे पास कोलेटरल लिगामेंट्स थे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, कोलेटरल लिगामेंट्स की वजह से वो हमारे पास लेटरली क्या था? थिक था। इसके बाद हमने पढ़ लिए कि हमने हमने क्या मेनिस्कस पढ़ लिया कि हमारे पास 2 मेनिस्कस है एक नी जॉइंट में। तो हमारे पास 2 लोअर लिम्ब है, तो एक नी जॉइंट में 2 हो गए और दूसरे में तो टोटल हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है इसमें हमारे पास टोटल 4 मेनिस्कस है। सही है, 4 मेनिस्कस है इन लोअर लिम्ब्स। सही है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि कैप्सूल है तो इसमें लिगामेंट्स होंगे। लिगामेंट्स जैसे मैंने कहा कि हमारे पास स्टैटिक स्टेबलाइजर है, तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ लिगामेंट्स है, इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट एंड एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट। इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट में हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आता था एसियल, और दूसरा जो है वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आता है जो, और इसके अलावा जो हमारे पास मेनिस्कस है, पोस्टीरियर और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंट्राकैप्सुलर में आते हैं। और इसके अलावा जो मीडियल और लेटरल जो मेनिस्कस है वो भी हमारे पास इंट्राकैप्सुलर एरिया में आते हैं। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 ऑफ बायोमैकेनिक्स ऑफ नी जॉइंट। इसके पार्ट 2 और बायोमैकेनिक्स की रिलेटेड टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।